हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑरएस डिजिटल एंड हम आज चालू करने वाले हैं रैपिड रिवीजन सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना। तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो सबसे पहली चीज जो हमको जानना है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं सर? ऐसी प्रॉपर्टीज है मेरे पास में किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब क्या? इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातचीत करेंगे और मैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी बातचीत करते हैं। बट अभी हम लोग बातचीत करें कि जो चार्ज है, इस चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट होती है मेरे पास में कूलम। और सर चार्ज मेरे पास में नेचर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी को अगर मेरे को देना है तो इसका मतलब क्या करना होगा सर? उसमें से मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके बाहर निकाल देना पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी के पास में अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि सर दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और अगर किसी के पास में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो दैट इज योर नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज कैसी क्वांटिटी है सर? ये चार्ज मेरे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और साथ साथ मेरे पास में क्या कह रहा है कि सर चार्जेस जो रहते हैं ये हमेशा ही कैसे रहते हैं? क्वांटाइज्ड रहते हैं। चार्जेस क्वांटाइज्ड रहने का मतलब अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा होता है सर? ये आ रहा होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। अब अगर किसी भी बॉडी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स लूंगा तो मैं हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन लूंगा। कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि मैं आधा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब सर किसी भी बॉडी के पास में जो भी चार्ज रहेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा। और एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है सर? एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसके अलावा चार्ज की कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज और है कि सर आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज रहता है ये कंजर्व्ड रहेगा, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहेगा। और हमारा जो फेवरेट है सर कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास में चार्जेस के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 10th के लेवल पे बातचीत करना। अब सर जब कभी भी चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करना चालू करेगा, मतलब कि मूव करना चालू करेगा। अब ये मूव क्यों करेगा सीखते हैं, बट पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जब कभी भी चार्ज ये मूव करेगा तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर कोई चार्ज यहां से क्रॉस कर रहा होगा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर मेरे पास में कोई चार्ज Q क्रॉस कर रहा होगा तो कितना चार्ज पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहा है, दैट इज नोन एज योर करंट। तो I इज इक्वल टू Q बाई T, या फिर Q को वैल्यू भी हम लोगों ने देखा सर Q इज इक्वल टू NE भी लिख सकते हैं, तो इसी चीज को अपन लिख सकते हैं NE बाई T, जो चीज मैंने यहां पर ऑलरेडी यहां पर लिख रखी है। Q इज इक्वल टू NE बाई T। तो चार्ज को हमारे पास में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो चार्ज इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहूं तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज कि सर टोटल चार्ज क्रॉसिंग एनी पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इसी चीज को अपन ने क्या कहा, I इज इक्वल टू Q बाई T। अब ये इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग मेजर करना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं यूजिंग अ डिवाइस नोन एज एमीटर। और एमीटर को हमेशा हम लोग जब कभी भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे बेटा तो वो हमेशा हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर के थ्रू या फिर किसी पर्टिकुलर बल्ब के थ्रू अगर करंट नापना होगा तो मैं उसके साथ में सीरीज में लगा दूंगा एक एमीटर, और एमीटर हमेशा किस में कनेक्टेड रहेगा? सीरीज में। और सर ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? करंट कैसे मेजर करेंगे हम लोग सर? ऐसा यूनिट हम लोग इसकी मेजर कर रहे होते हैं इन एम्पियर्स। करंट के बारे में हमको इतनी बेसिक आइडियाज होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज सर, हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट जब मेरे पास में फ्लो करेगा तो फिर हमारे पास में इसके जो यूनिट वगैरह है हम लोगों ने बातचीत कर ली है कि सर इसकी यूनिट होगी एम्पियर्स। और इसके अलावा 1 एम्पियर को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया कि सर अगर किसी भी मेरे पास में पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में अगर पास कर जाए तब मैं कहूंगा कि सर यहां से मेरे पास में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पियर का करंट, सर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे पास में बोर्ड में भी आ चुका है बेटा। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइन इट्स 1 एम्पियर ऑफ करंट, इस तरीके की बातचीत कही है। और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ लिया है सर कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करके हम लोग सर्किट में करंट को मेजर करते हैं। अब सर ये सर्किट क्या चीज है सर? जब कभी भी करंट है, ये करंट कभी भी जब फ्लो करेगा तो करंट है वो कभी भी ऐसे ओपन पाथ में नहीं फ्लो करता। करंट हमेशा एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ में ट्रैवल करता है। क्लोज कंटिन्यूअस पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए, इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी आगे चल करके देखेंगे कि ये सर्किट कैसा दिखता है। अब सर ये जो करंट है, ये जो फ्लो करता है, तो करंट कैसा फ्लो करेगा, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जानकारी लेते हैं। कि लेट अस से कि अगर मेरे पास में एक कोई वायर है और इस वायर में मेरे पास में करंट है, वो इस तरफ में फ्लो कर रहा है। करंट अगर इस तरफ में फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब मेरे पास में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, वही डायरेक्शन मेरे पास में डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। अब सर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट अपन ये बात समझ सकते हैं कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज इधर पे मूव कर रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ में मूव कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा किस तरफ रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ऐसा इसलिए होता है, एक्चुअली में जो करंट जो फ्लो हो रहा होता है वो ड्यू टू करंट का जो फ्लो हो रहा था ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। लेकिन जिस टाइम पे हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी की, उस टाइम पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर नहीं किया था। तो बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा कैसा रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। या फिर मैं कन्वर्स भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो यहां पे अगर हम लोग बातचीत करना चाहें, तो यहां पे मेरे पास में ये बातें हमने नोट कर रखी है कि कन्वेंशनली एन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्शन टेकन एज दिस। तो बेटा अगर आप चाहो तो इस पूरे के पूरे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले बातचीत करते हैं कि सर अब ये करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट का फ्लो क्यों होता है। सर करंट का जो फ्लो होता है, जैसे कि अगर मैं पानी के फ्लो की बातचीत करूं, तो पानी हमेशा कैसे फ्लो करता है, अगर मैं ऊपर से पानी गिराऊं तो ऊपर से हमेशा पानी नीचे की तरफ गिरता है। तो पानी का फ्लो क्यों होता है सर, ड्यू टू हाइट का डिफरेंस। या फिर सर अगर मैं इधर से प्रेशर लगाऊं तो दूसरी तरफ में पानी तेजी से फेंकाता है, तो इस चीज को अपन हम कहेंगे क्या सर, ड्यू टू प्रेशर का डिफरेंस पानी का फ्लो होता है। तो सिमिलर वे में सर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से पानी का फ्लो होता था, वैसे ही सेम करंट का फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो सर यहां पर ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को अपन नाम क्या दे रहे होते हैं सर, दिस डिफरेंस इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन रीजन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ने कैसे डिफाइन किया हुआ है, इस चीज को अपन समझते हैं कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में है क्या चीज। अब मैं मान लेता हूं कि सर पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ए, और यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा बी, बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा वी बी। अब अगर मेरे को मालूम है कि सर वी ए, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, तो कहने का क्या मतलब होगा कि अगर मैं यहां पर किसी एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का साइड। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के साइड में ये मूव करता जाएगा। तो इसका मतलब सर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे पास में रखूंगा, उतना ज्यादा ये तेजी से जाएगा। कहने का क्या मतलब, मान लेते हैं मेरे पास में मैं 3 लेवल बना देता हूं, 3 ऐसी बिल्डिंग्स है। यहां पे मैं लिख देता हूं वी ए, यहां पे मैं लिख देता हूं वी बी, यहां पे वी ए, यहां पे वी बी, वी ए और वी बी। अब बताना, अगर मैं यहां से चार्ज को छोड़ूं तो ये चार्ज तेजी से यहां पर जाएगा, यहां पे चार्ज को छोड़ू तो सर ये चार्ज मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर यहां पे कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं। यहां पे भी चार्ज मूव तो करेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा धीरे मूव करेगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उतना ज्यादा तेजी से मेरे पास में चार्ज फ्लो करेगा। इस चीज को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया सर, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ने डिफाइन कैसे किया कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से उठा करके किसी बी पॉइंट पे रखूं, तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है कि सर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन है डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज अगर मैं कर दूं, तो इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो इसी चीज को अपन ने क्या नाम दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, मेरे को चार्ज मालूम है, अगर कोई पूछ ले कि वर्क डन कैसे निकालोगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू सर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की सर, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली वोल्ट। अब सर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं किसी भी सर्किट में मेजर करना चाहूं, तो ये मेजर मैं कैसे कर सकता हूं सर, इसको मेजर करने का तरीका होता है यूजिंग अ
वोल्ट मीटर। अब किसी भी दो पॉइंट ऑन अ सर्किट पर अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं उसके अक्रॉस पैरेलल में एक डिवाइस लगा दूंगा जिसको कि नाम देंगे अपन वोल्ट मीटर। अभी आगे आने पर हम लोग इसके सिंबल्स भी देखेंगे कि वोल्ट मीटर कैसा दिखता है इन सर्किट डायग्राम और एमीटर कैसा दिखता है इन सर्किट डायग्राम। तो ये चीज आई मेरे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब क्या, अभी तक से हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी कि सर फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, और अगर मेरे पास में चार्ज का फ्लो हो रहा है मतलब सर्टेनली कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ चार्ज आर एक दूसरे से लिंक। इस लिंक के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो ये लिंकेज जो हमारे पास में है दैट इज योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ एक्चुअली में रिलेशन बता रहा होता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या है कि सर ये कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, उतनी ही ज्यादा तेजी से चार्जेस मूव करेंगे, उतने ही ज्यादा चार्जेस मूव करेंगे। दैट इज योर ओम्स लॉ। तो अब ओम्स लॉ की अगर मैं बातचीत करूं तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ एनी गिवन मेटलिक वायर। मेटलिक वायर कहने का मतलब कोई कंडक्टर है और सर्किट के अंदर ही मेरे पास में करंट फ्लो होगा, तो वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, या फिर जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ही पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ डिटेल्स है कि टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहना चाहिए सर, तभी मैं ये सारी की सारी चीजें कहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपन इस बात पे फोकस रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मुझको हटाना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर मैं हटाना चाहूंगा तो वहां पे मेरे को एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये कांस्टेंट है मेरे पास में दैट इज नोन एज योर रेजिस्टेंस। दिस कांस्टेंट इज नोन एज योर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है ये भी मेरे पास है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल के लिए समझ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो रिलेशन है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट आएगा, और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई गलती से बेटा ये वाला ओम मत लिख देना, ओम मतलब ये वाला ग्रीक वाला ओमेगा को हम लोग कह रहे हैं ओम का सिंबल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये ओम्स लॉ एक्चुअली में क्या कहता है। सर ओम्स लॉ एक्चुअली में क्या कहता है इस बात को समझते हैं। अगर मेरे पास में एक कोई रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने क्या किया है, अलग अलग नंबर ऑफ बैटरीज को कनेक्ट करना चालू करता हूं, और यहां पर समझते हैं कि ये चीजें कैसी कैसी घट रही है, क्या क्या घटनाएं घट रही है, इनको समझना चालू करते हैं। अब समझ, अगर इस रेजिस्टर के अक्रॉस मुझको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना निकालना है तो मैंने इसके साथ में क्या कनेक्ट कर दिया सर? इसके साथ में मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा सर मेरे पास में कुछ बैटरीज हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो देख वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही कनेक्टेड रहेगा। और इसके अलावा सर मेरे को इसी वायर में क्योंकि करंट भी निकालना था तो इसके साथ में मैंने क्या अटैच करके रखा है, एक एमीटर को भी अटैच करके रखा हुआ है। अब देख जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा तो यहां से मेरे पास में करंट फ्लो होना चालू करेगा। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी टू नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी। हम लोग हमेशा ही ऐसे करंट के फ्लो का डायरेक्शन को लेंगे। अब करंट का फ्लो इस तरीके से होने वाला है। अब यहाँ पे करंट का अगर फ्लो हो रहा होगा तो इसके अक्रॉस अगर मैं स्टडी करता हूं तो इसको वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? अलग अलग अपन देख लेते हैं रीडिंग्स। मान लेते हैं कि जब मैंने एक सेल को अटैच किया हुआ था तो करंट थ्रू द वायर मेरे को जो देखने को मिला वो मैं मान लेता हूं कि 1 एम्पियर का देखने को मिला, और पोटेंशियल डिफरेंस दिखा मेरे को 2 वोल्ट का। अगर मैं 2 बैटरी लगाऊं तो ऑब्वियस सी बात है सर कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 वोल्ट का आ जाएगा, और करंट कितना आता है मेरे पास में 2 एम्पियर। 3 नंबर ऑफ बैटरी लगा दूंगा तो सर 3 बैटरी मतलब कि ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब ज्यादा तेजी से करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट आया तो यहाँ पे 6 वोल्ट का आ गया। अब V बाई आई, सर R इज इक्वल टू V बाई आई लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास में होता है V इज इक्वल टू आई R। तो R इज इक्वल टू V बाई आई, और V बाई आई करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है सर 2 ओम, ये भी आएगा रिजल्ट 2 ओम, ये भी रिजल्ट आया 2 ओम। कहने का मतलब सर रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है भले ही करंट और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहे हैं। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ बनाऊं तो सर यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा वो देखना कि सर ये सीधा सीधा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? और सर अगर मैं यहां पे बातचीत करूं तो इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा, द स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा इसका इंक्लिनेशन उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस। अब अगर सर मैं पास में जो क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए वो ये करते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को पलट देते हैं। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे देख वाई एक्सिस में कौन बैठा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स एक्सिस में कौन बैठा है, करंट। अब अगर मैं
करंट को y एक्सिस में प्लॉट करूं और पोटेंशियल डिफरेंस को x एक्सिस में, तो फिर भी ग्राफ मेरे पास में ऐसा ही दिखेगा, लेकिन इसका जो स्लोप रहेगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। कहने का क्या मतलब, अगर मैं यहां पे देखूं इसका इंक्लिनेशन जितना ज्यादा, इन केस ऑफ VI ग्राफ, जितना ज्यादा इंक्लिनेशन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, इसमें जितना ज्यादा इंक्लिनेशन उतना कम रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इस पर हल्का और डिटेल से बातचीत कर लेते हैं कि अगर मैं V वर्सेस I का ग्राफ बना रहा हूं और V वर्सेस I के ग्राफ में दो रेजिस्टर ले लूं A और B, तो A और B में से मेरे को एक बात मालूम है कि सर A का इंक्लिनेशन ज्यादा है, B का इंक्लिनेशन कम है, तो RA इज ग्रेटर देन RB, दिस इज ट्रू। और अगली बातचीत अगर मैं करूं, अगर यहां पे जो ग्राफ था वो ग्राफ अगर I वर्सेस V का हो जाए, मतलब करंट एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, तो यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं और लेट अस से यहां पे अगर मैं बोलता हूं P और Q, तो P और Q में से किसका रेजिस्टेंस कम होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर इंक्लिनेशन P का ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ P विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ Q। तो सर ये बात को ध्यान रखना है हमको कि सर y एक्सिस में क्या प्लॉटेड है और x एक्सिस में क्या प्लॉटेड है इस पर, क्योंकि बेटा कई बार सवाल आ चुके हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। सर अब ये जो रेजिस्टेंस है वायर का, ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा? तो सर अगर इस पर करंट अगर इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट है कौन से वाले एरिया को क्रॉस करता हुआ जा रहा है? सर वो इस एरिया को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो दिस ए इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है, दिस इज योर लेंथ। तो ये हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस कैसा कैसा रिलेशन होता है? सर दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर इज प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर। और सर इसके अलावा एक और एक फैक्टर पर डिपेंडेंसी आएगी कि सर ये जो मेरे पास में मटेरियल है इस कंडक्टर का, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या सर, कॉपर के मटेरियल का अलग कंडक्टिविटी होगी, अलग रेजिस्टेंस आएगा सेम डायमेंशन वाले, और आयरन के कंडक्टर का अलग रेजिस्टेंस आएगा सेम डायमेंशन वाले। तो यहाँ पे मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मटेरियल के बारे में जो चीज आइडिया दे रही होती है दैट इज नोन एज योर रेजिस्टिविटी। तो यहां से मैं रेजिस्टेंस को लिख सकता हूं R इज इक्वल टू रो L बाई A। और बेटा इस रिलेशन से भी मेरे पास में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मैं कंडक्टर को स्ट्रेच करके डबल लेंथ का कर दूं तो इसका रेजिस्टेंस में क्या होगा, अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दूं तो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास में बहुत सारे पूछे जा चुके हैं इन प्रीवियस ईयर्स ऑफ बोर्ड्स। तो ये बहुत फेवरेट का टॉपिक है फॉर दी CBSE बोर्ड्स। तो यहाँ पे मेरे पास में चीज आएंगी। अब ये जो रो की वैल्यू आ रही है बेटा, ये रो है मेरे पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो चीज है मेरे पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको अपन कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसके बारे में आइडिया देती है? सर वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में आइडिया देती है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी मतलब उसके डायमेंशन भी आ जाएंगे और साथ साथ उसका मटेरियल भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की बातचीत करूं तो मेरे पास में जो चीज आएगी दैट इज नोन एज योर रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम देते हैं और रेजिस्टिविटी भी। और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है मेरे पास में ओम मीटर। बेटा सभी के सभी प्रॉपरली एक बात याद रखना कि जब कभी भी बोर्ड्स में आप कोई भी चीज को नोट कर रहे हैं, कोई भी चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर यूनिट्स का ख्याल रखना है। यूनिट्स नहीं लिखने पर आधे आधे नंबर हम इजिली लूज करते जाते हैं, और अगर हम आधे आधे नंबर लूज करेंगे तो ये सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में आएगा, और ऐसा हम लोगों को नंबर लूज नहीं करना है। हमें तो परफेक्ट स्कोर लेकर के आना है। अब सर ये रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन की अगर मैं बातचीत करूं तो रेजिस्टर्स को अगर हम लोग कंबाइन करना चाहें तो रेजिस्टर्स के दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। उससे सबसे पहली बातचीत करते हैं, अगर मेरे पास में रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब एक खत्म हुआ दूसरा चालू हुआ फिर तीसरा चालू हो गया, तो अगर एक से दो इस टाइप का कनेक्शन होगा तो इस टाइप के कनेक्शन को अपन कहते हैं क्या? दिस इज नोन एज योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में मेरे पास में जो R इक्विवेलेंट मिल रहा होता है दैट इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक बात याद रखना कि फॉर गिवन सेट ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सभी के सभी रेजिस्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो सभी का कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम आउटपुट जो मिल सकता है दैट इज इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली। ठीक, और यहां पर एक और एक बातचीत करते हैं। सर यहां से अगर करंट आई जाएगा तो करंट के यहां पे बटने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब सर इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हर एक का रेजिस्टेंस डिफरेंट है और हमें मालूम है कि सर V इज इक्वल टू आई आर आता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, तो सभी में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर मैं बातचीत करूं पोटेंशियल डिफरेंस की तो वो अलग अलग आएगा, लेकिन करंट सभी में क्या आएगा? सेम, क्योंकि करंट के फ्लो होने के लिए एक ही डायरेक्शन का फ्लो है। ये आ गया मेरे पास में एक एमीटर और ये तीनों के तीनों क्या है मेरे पास में? वोल्ट मीटर। अगली बातचीत करते हैं अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन की। अगर मैं पैरेलल कनेक्शन में बातचीत करूं तो सर यहां से करंट आया तो करंट के पास में बटने के लिए तीन अलग अलग रास्ते हैं, तो इसमें करंट अलग अलग बट जाएगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। तो इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, जो मेरे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किससे मिलता है? सर आर इक्विवेलेंट इज गिवन बाय, इनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर आर इक्विवेलेंट। और इस केस में मेरे को याद रखना है कि सर इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी सेम और करंट विल बी डिफरेंट। इसके अलावा सर जो मेरे पास में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर मेरे पास में फॉर गिवन सेट ऑफ रेजिस्टर दे दिया, अगर तीन रेजिस्टर दिए हुए हैं, तीन रेजिस्टर्स का मैक्सिमम इक्विवेलेंट किस कब बनेगा? जब तीनों के तीनों सीरीज में होंगे। और अगर इसका मिनिमम निकालना है तो तीनों के तीनों को मैं कैसे कनेक्ट कर दूंगा? इन पैरेलल। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। चलिए आगे देखते हैं कि सर सीरीज और पैरेलल में कौन सा ज्यादा बेहतर है। सो बेटा हमारे घरों में जितने भी कनेक्शन हो रखे हैं वो सभी के सभी कैसे हो रखे हैं? इन पैरेलल हो रखे हैं। क्यों पैरेलल में करके रखते हैं? क्योंकि सर अगर मैं यहां पे बातचीत करूं, इसमें से अगर एक R1 फेल भी कर जाए तो बाकी R2 और R3 में करंट जाता रहेगा। लेकिन अगर मैं सीरीज में देखूं, अगर R2 फेल कर गया तो यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसकी वजह से अपन क्या करते हैं कि इन केस ऑफ हाउस होल्ड सर्किट्स हम लोग पैरेलल सर्किट को चुनते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ पैरेलल में अगर एक कंपोनेंट ब्रेक भी हो जाए तो पर भी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीरीज में अगर एक कंपोनेंट ब्रेक होगा तो पूरे के पूरे सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम लोगों ने अभी देखा कि हमेशा कम हो जाता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, जबकि सीरीज में क्या होता है? बढ़ जाता है रेजिस्टेंस। दैट इज द रीजन। चलिए अगली बातचीत करते हैं बेटा हमारे पास में फाइनल एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहने का मतलब सर जब कभी भी किसी भी वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो होना चालू करेगा तो करंट फ्लो होते ही मेरे पास में क्या होता है? ये वायर हल्की सी गर्म होना चालू कर जाती है, और गर्म होगी तो किसके किसके चीज पे ये डिपेंड करेगा? तो सर ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोगों को बताता है कि सर किसी भी वायर में अगर मैं करंट पास करूं तो वो गर्म हो जाता है, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? सर ये जो हीट रहेगा वो करंट के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो, और टाइम कितने टाइम के लिए हम लोगों ने इसको रखा हुआ है इस चीज पर। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ कंडक्शन। कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ की फॉर्मूले को यूज करूं तो इसके ही दो वेरिएशन भी और लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी और वी स्क्वायर बाई आर टी। इनमें से कौन कौन सा फॉर्मूला मुझको कब कब यूज करना है? फॉर सीरीज कनेक्शन मैं हमेशा पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और फॉर पैरेलल कनेक्शन हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस टाइप की बातचीत हम लोग करेंगे। अब कॉमन हाउस होल्ड सर्किट में क्योंकि पैरेलल को यूज कर रहे होते हैं तो मेजरली हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं वो ये वाला फॉर्मूले को हम लोग अक्सर यूज कर रहे होते हैं फॉर कॉमन हाउस होल्ड सर्किट्स। चलिए अब पर यूनिट टाइम की अगर मैं चर्चा करूं तो इसी चीज को हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर मैं बातचीत करूं तो इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय वी आई, या फिर हम लोग पावर की फॉर्मूले को लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, या फिर पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। और सर पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? सर पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, और वॉट से हम लोग इसको मेजरमेंट करके निकाल रहे होते हैं। तो पावर हमारे पास में बता रहा होता है कि इन जनरल भी तुम देखोगे तो जितने भी अपन लाइट बल्ब या फिर कोई भी अप्लायंसेस लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग वहां पे वोल्टेज वगैरह देख करके नहीं लेते, हम लोग वहां पे क्या चीज देख करके ले रहे होते हैं? कितने वॉट का बल्ब है। तो ये वॉट किसके बारे में आइडिया देता है कि सर वो एक सेकेंड में कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट इज योर वॉटेज। तो वॉट के बारे में हम लोगों के पास में आइडिया होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो किसी भी वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा दैट इज नोन एज योर वॉट। अब अगली बातचीत आएगी बेटा मेरे पास में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
अब तुम्हारे घरों में जो बिजली का बिल आ रहा होता है, वो बिजली का बिल कैसे आता है, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर जो भी मेरे पास में पावर आ रहा है, वो पावर मेरे को मालूम है कि सर, मेरे को मालूम है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब सर पावर का अगर मैं यूनिट ले लूं किलोवाट, और टाइम की अगर मैं यूनिट ले लूं आवर्स, तो किलोवाट आवर इज एक्चुअली यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसी एनर्जी के यूनिट में हम लोग हमारे घरों में आ रही बिजली को मेजर कर रहे होते हैं। तो इस चीज से हम लोग मेजर करके निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो हम लोगों के पास में यूनिट होती है, दैट इज योर वॉट आवर। और इसी चीज को अगर अपन नॉर्मली अगर मेजरमेंट की बातचीत करें, तो इसको हम लोग करते हैं किसमें, किलोवाट आवर्स में। और ये जो 1 किलोवाट आवर होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, 1 यूनिट बिजली। अगर कोई कह रहा है कि 1 यूनिट बिजली खपी है, इसका मतलब क्या कि सर 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम किया गया है इन 1 आवर ऑफ टाइम, दैट इज योर 1 यूनिट ऑफ बिजली। ठीक, तो 1 यूनिट ऑफ बिजली मतलब कि 1 किलोवाट आवर। तो आई होप बेटा कि तुमको ये वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। आप चाहें तो इसमें से काफी सारी चीजों के आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।